इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या है सिंधु जल समझौता जिससे देश को 20,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है? बीते 23 और 24 मार्च 2021 को सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें 8 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु आयुक्त सैयद मोहम्मद अली शाह ने, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना ने किया। इस बैठक के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर स्थित पाकल दुल और लोअर कलनाई पन बिजली संयंत्रों की डिजाइन पर आपत्ति जताई। साथ ही यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त होने के बाद लद्दाख के लिए स्वीकृत पन बिजली परियोजनाओं पर भी जानकारी देनी होगी। दूसरी तरफ भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया ने कहा कि हमारी परियोजनाएं समझौते के अनुरूप हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यह भी कहा कि हमने इस संबंध में तकनीकी डाटा भी उपलब्ध कराया है। सालाना या कई बार साल से भी कम समय पर होने वाली यह बैठक इस बार 2 सालों बाद हुई। पिछली बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी। यह उसी सिंधु जल समझौते की बैठक है जिसके बारे में पिछले कुछ सालों से देश के एक तबके का मानना है कि भारत को इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वास्तव में नुकसान का यह आंकड़ा साल 2016 का है। जम्मू कश्मीर की तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह आंकड़ा सामने लाई थी। बहरहाल, इन सवालों पर विस्तार से बात करें इसके पहले आइए यह जान लें कि आखिर सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या। दरअसल सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद 1947 के पहले ही शुरू हो गया था। उस समय यह विवाद सिंध और पंजाब प्रांतों के बीच था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान नाम का एक अलग से नया देश बन गया, तो यह विवाद 2 प्रांतों की बजाय 2 देशों के बीच का विवाद बन गया। इसका एक तुरंत फुरत हल यह निकाला गया कि भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आने वाली 2 मुख्य नहरों पर एक स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे पाकिस्तान को 31 मार्च 1948 तक लगातार पानी मिलता रहा। क्योंकि यह समझौता तभी तक के लिए हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या? सिंधु बेसिन ट्रीटी पर 1993 से 2011 तक पाकिस्तान के कमिश्नर रहे जमात अली शाह के मुताबिक इसके बाद भारत ने पानी रोक दिया। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तानी पंजाब में हाहाकार मच गया। लगभग 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती के हालात खराब हो गए। गौरतलब है कि सिंधु नदी का इलाका
11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 47% हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, 39% हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है, 8% हिस्सा चीन में और 6% हिस्सा अफगानिस्तान में पड़ता है। करीब 35 करोड़ लोग इस नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई सिंधु और उसकी पाकिस्तानी सहायक नदियों से ही होती है। पाकिस्तान के जीडीपी में कृषि का योगदान अभी भी 20% से ज़्यादा का है। जाहिर है इसमें सिंधु के पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अगर सिंधु को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सिंधु नदी घाटी का इलाका खेती के लिए दुनिया में बेहतरीन इलाका माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि आज़ादी के बाद सिंधु जल समस्या का हल कैसे निकला। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1951 में टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल भारत आए और फिर पाकिस्तान भी गए। इसके बाद अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे की एक रूपरेखा सुझाता लेख लिखा। इस लेख को लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैंक ने भी पढ़ा, जो उस समय विश्व बैंक के प्रमुख थे। उन्हें लेख दमदार लगा और उसमें सिंधु जल बंटवारे की एक साफ रूपरेखा भी दिखी, जिस कारण उत्साहित होकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के प्रमुखों से इस संबंध में संपर्क किया। इसके बाद करीब 9 सालों तक दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला चलता रहा। अंततः सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए। इस संधि में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से में 3 नदियां आईं, रावी, ब्यास और सतलुज, जबकि पश्चिमी हिस्से में आईं सिंधु, चेनाब और झेलम। इस समझौते के मुताबिक पूर्वी हिस्से की नदियों का सारा पानी, जो कि करीब 33 मिलियन एकड़ फीट सालाना आंका गया, वह भारत को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब, जिनका पानी करीब 135 मिलियन एकड़ फीट सालाना मापा गया, उसमें से बहुत सीमित महज 20% पानी भारत के इस्तेमाल के लिए, बाकी 80% पानी पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। इस संधि के तहत भारत इस 20% वाले हिस्से पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर ही बनाने होंगे, यानी इसके लिए पानी को रोका नहीं जा सकता। पर भारत यह पानी खेती के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब जो पिछले कुछ सालों से भारत के तमाम लोगों में इस सिंधु जल संधि को लेकर गुस्सा है, उस गुस्से का कारण इस जल संधि का यही स्वरूप है। और यहाँ भी नेहरू की उदारवादी छवि को लोग कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यह जल संधियों का एक सामान्य नियम है कि जिस देश से नदी होकर बहती है, वह नदी के आधे से कम पानी का हकदार तो कतई नहीं होता। जबकि सिंधु जल संधि के मुताबिक भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का महज 20% पानी पाता है और 80% पानी पाकिस्तान को चला जाता है। इसमें देखने वाली बात यह भी है कि न सिर्फ ये तीनों नदियां भारत के बड़े हिस्से में बहती हैं, बल्कि चेनाब और झेलम का उद्गम भी भारत ही है और सिंधु का उद्गम चीन में है।
इस कारण माना यह जाता है कि पाकिस्तान को भारत ने अपनी उदारता से समूची जल निधि लुटा दी। साल 2016 में महबूबा मुफ्ती ने भी शायद इसीलिए कहा था कि इस समझौते से भारत की उदारता के चलते हर साल जम्मू कश्मीर राज्य को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हालांकि तब और उसके बाद कई और मौकों पर भारत के कई और लोग, जिनमें नितिन गडकरी और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे मंत्री तथा ब्रह्मचलानी जैसे स्कॉलर के साथ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट व टाटा वाटर पॉलिसी प्रोग्राम जैसी संस्थाएं भी शामिल रही हैं। समझौते को रद्द करने की मांग कर चुके हैं ये तमाम लोग और संस्थान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत बांध बनाकर और नदियों को डाइवर्ट करके पाकिस्तान जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकेगा। बाद में उन्हीं की बात साल 2019 के सितंबर महीने में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोहराई, जबकि ब्रह्मचलानी जैसे स्कॉलर का कहना था कि भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के अंतर्गत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान आतंकी गुटों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान आतंकी गुटों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि अगर मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो जाए तो किसी भी संधि को रद्द किया जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट इस बात को भारतीय विशेषज्ञों के महज खामा ख्याली ही मानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व सिंधु आयुक्त जमात अली शाह का दावा है कि भारत ऐसा कोई कदम उठा ही नहीं सकता, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दोनों देश आपस में बैठकर भले इसकी फिर से प्लानिंग कर लें, यह तो संभव है, लेकिन भारत मनमानी ढंग से इसमें फेरबदल नहीं कर सकता। बहरहाल ये तो इस संधि के इतिहास और उसको लेकर समय समय पर होने वाले तनाव की बातें हैं। पिछले 2 सालों से सिंधु आयोग की सालाना बैठकें इसलिए नहीं हो रही थीं क्योंकि पिछला साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया और इसके पहले जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के कारण पाकिस्तान इस बैठक का विरोध कर रहा था। बहरहाल जुलाई 2020 में भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि से संबंधित लंबित मुद्दों पर ऑनलाइन बैठक का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऑनलाइन बैठक के लिए राजी नहीं हुआ, न ही वह अटारी बॉर्डर में इस संबंध में बैठक को राजी हुआ, जिस कारण इतने दिनों बाद यह बैठक हो सकी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।